हेलो डियर स्टूडेंट्स, लर्नर्स एंड फ्रेंड्स। राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप क्लास 10 हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। नोट्स ट्यूटोरियल पार्ट इसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन टॉपिक हमको स्टडी करना है। उम्मीद है कि आपने इसका जो चैप्टर एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट इसमें लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करते हैं वो आपने ऑलरेडी देख लिया होगा। और वेबसाइट विजिट करिए, स्टडी मैटर मिल जाएगा वहाँ पे। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन ने किस प्रकार से नेशन स्टेट के आइडिया को प्रबल कर दिया लोगों के दिमाग में, यूरोप के अदर पार्ट्स में। तो सबसे पहले है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 का इम्पैक्ट क्या था। तो उससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं भैया, जैसे कि बताइए कैसे वो जो है क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म था। पहली बात लोगों को यूरोप में समझ में आया कि भी नेशनलिज्म नाम की कोई चीज़ होती है। और फ्रेंच जो है फ्रांस पहले किस कंडीशन में था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वो पहले जो है एक टेरिटोरियल स्टेट के रूप में था और एक एब्सोल्यूट मोनार्क वहाँ पे शासन करता था, मतलब ऐसा मोनार्क जिस पे कोई कंट्रोल ना हो। यहाँ पे हम सिर्फ नोट्स के पॉइंट्स ले रहे हैं। एक्सप्लेनेशन के लिए आप देखिए हमारा चैप्टर एक्सप्लेनेशन पार्ट। इसके अलावा बदलाव का है, बदलाव क्या है? बदलाव यह है कि जो एब्सोल्यूट मोनार्क था ना भैया, उसको कॉन्स्टिट्यूशन से बांध दिया गया और इसलिए अब जो पावर है यानी सॉवरेंटी, मतलब पावर टू रूल एंड मेक एंड फ्रेम लॉज एंड पॉलिसीज एक्सेट्रा, है ना। तो पूरी जो पावर, पूरी फुल पावर जिसको मिलती है वही सॉवरेन होता है। तो वो किसी व्यक्ति के हाथ में हो सकती है, जैसे कि यहाँ पे मोनार्क था, और वो कुछ चुने हुए लोगों के हाथ में होती है, जैसे अभी इंडिया में है, कई कंट्रीज़ में है जहाँ पे डेमोक्रेसीज रिपब्लिक है। तो रेवोल्यूशन से क्या हो गया कि जो सॉवरेंटी वो ट्रांसफ़र हो गई एक बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन्स की, मतलब जो कि चुने हुए लोग थे। और लोगों के मन में ये भावना और अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप में भी फैल गई कि लोग हैं वही राष्ट्र के निर्माता हैं और भाग विधाता है, मतलब दे कंस्टिट्यूटेड नेशन एंड दे वुड सेव द डेस्टिनी ऑफ द नेशन। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्रिएशन ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी। इससे भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सब आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा। वहाँ जाकर देखिए किस प्रकार से क्या क्या तरीके उन्होंने अपनाए। मतलब हमें ये पढ़ना है कि विच मेजर्स वर अडॉप्टेड बाय रिवोल्यूशनरीज टू क्रिएट अ कलेक्टिव आइडेंटिटी, क्योंकि जब तक आपके अंदर कोई कॉमन आइडेंटिटी नहीं होगी, जिसकी बात हमने पिछले ट्यूटोरियल में की थी, नेशनलिज्म की भावना कैसे आएगी, है ना, नेशन स्टेट कैसे बनेंगे। तो उसमें सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि ला पैट्री और ली सिटियन जैसी भावनाएं लोगों के मन में आइडिया डाले गए और नया फ्रेंच फ्लैग अडॉप्ट किया गया, रॉयल स्टैंडर्ड को डिस्कार्ड कर दिया गया। इसके अलावा जो नेशनल असेंबली है ये नाम रख दिया गया, स्टेट जनरल असेंबली का नाम ख़त्म कर दिया गया। और लोगों के मन में देशभक्ति की भावना जगाने के लिए, राष्ट्र प्रेम जगाने के लिए, लोगों को एक करने के लिए नए नए गीत वगैरह लिखे गए, न्यू हिम्स एंड जैसे पेट्रोटिक सॉन्ग वगैरह लिखे गए, भजन लिखे गए। कस्में खाई गई कि भाई हम लोग जो है जब तक नया संविधान नहीं बना लेंगे और फ्रांस में चेंजेस नहीं लेके आएंगे, हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। और जो देशभक्त लोग थे और जो शहीद लोग थे, जो कहीं ना कहीं पुलिस की गोलाबारी में मारे गए होंगे या जिन्होंने योगदान दिया इस राष्ट्रवाद में, तो उनकी यादों को मनाया गया, देवर कमेमोरेटेड, उनका सम्मान किया गया। और इसके अलावा सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वहाँ पे अडॉप्ट किया गया, यूनिफॉर्म लॉज अडॉप्ट किए गए जो कि लोगों के लिए अच्छे थे। और इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ को ख़त्म कर दिया गया और यूनिफॉर्म वेट्स एंड मेजर्स, मतलब एक जैसे नाप तौल के जो वेट्स एंड मेजर्स हैं वो पूरे फ्रांस में चलेंगे। इसके अलावा बहुत बड़ी चीज़ है लैंग्वेज। जैसे हमारे इंडिया में कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है, तो फ्रांस में बहुत इंपॉर्टेंट काम किया गया कि भाई जो रीजनल डायलेक्ट्स हैं, फ्रांस में रहते हैं और तरह तरह की बोली को बोलते हैं, तो ऐसा मत करो और फ्रेंच लैंग्वेज बोलो। तो फ्रेंच लैंग्वेज इज प्रमोटेड क्योंकि इट विल ब्रिंग यूनिटी। लोग एक जैसी भाषा बोलेंगे तो एक जैसा महसूस करेंगे। इसके अलावा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फ्रांस के लोगों ने, जो रिवोल्यूशनरीज थे वहाँ पे, उन्होंने अपना ये मिशन समझ लिया कि भाई फ्रांस में तो हमने बहुत कुछ अडॉप्ट कर लिया रेवोल्यूशन से, अब हमें अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप के लोगों को लिबरेट करना है, डेस्पोटिज्म से लिबरेट करना है, मतलब वहाँ की मोनार्की से उन्हें मुक्त कराना है, यानी हम उनको नेशन स्टेट बनाने में मदद करेंगे। भैया नेशन स्टेट वगैरह ना समझ में आ रहा हो ना, पिछला ट्यूटोरियल देख लीजिए, हर ट्यूटोरियल में हम वही चीज़ आपको नहीं घोर घोर के पिलाते रहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा कि नेशनलिज्म कैसे फैला दूसरे पार्ट्स ऑफ यूरोप पे। तो भैया देखो, इसमें जैकोबिन क्लब्स इस्टेब्लिश किए गए, जो यूरोप के अदर पार्ट्स में इस्टेब्लिश किए गए, स्टूडेंट्स और मिडिल क्लास ने इस्टेब्लिश किया। यहाँ पे रिवोल्यूशन की प्लानिंग होती थी और फ्रेंच आर्मीज़ बड़ा वेलकम किया गया जब वो हॉलैंड में जाती हैं, बेल्जियम में जाती हैं, स्विट्जरलैंड में जाती हैं, इटली में जाती हैं, इटली में भी जाती हैं, ऐसा लिखा गया 1790s में। याद रहे ये नेपोलियन का दौर है। किसका दौर है? नेपोलियन 1815 में वो आ रहा था, उसके पहले तो भैया वो नई नई टेरिटरीज़ को जीत रहा था। और इसके अलावा जो रिवोल्यूशनरी वॉर्स हैं, जो फ्रेंच की आर्मीज़ भी पहुँच गई, वहाँ पर रिवोल्यूशन को बल मिला। रिवोल्यूशनरीज जो थे उन्होंने छेड़ दिया भाई मोनार्की के खिलाफ स्ट्रगल, तो उससे जो है नेशनलिज्म जो है अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप में पहुंचा, क्योंकि अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप में गतिविधियां बढ़ रही थी, फ्रांस से सब इंस्पायर्ड थे। अगला है हमारा नेपोलियनिक रिफॉर्म्स। इससे पूछा जाता है कि हाउ द नेपोलियनिक रिफॉर्म्स आर एक्सपोर्टेड टू अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नेपोलियन की जो टेरिटरी जो उसने गेन की थी फ्रांस के अलावा, वहाँ पे उसने क्या रिफॉर्म्स किए, तो देखिए
नेपोलियनिक कोड तो फ्रांस में भी लागू था, 1804 आपको याद रखना है। तो वो बहुत अच्छा कोड था क्योंकि देखिए कोडिफाई किया गया, न्यू लॉज का पूरा सिस्टम डेवलप किया गया, लिख कर उसको तैयार किया गया, नेपोलियन ने अपनी देख रेख में इसको तैयार कराया था। और इसकी खास बात थी कि इक्वलिटी बिफोर लॉ था और राइट टू प्रॉपर्टी को सिक्योर किया गया और सिंप्लीफिकेशन किया गया एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स का। भैया लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन जो हमने चैप्टर एक्सप्लेनेशन पार्ट में दिया है ना, वहाँ इसको डिटेल में समझाया गया, वहाँ जाके समझो। यहाँ सिर्फ और सिर्फ आप रिवीजन के लिए पॉइंट्स को देख लो, तो अगर आपने यहाँ पढ़ा हुआ है तो ये आपको बहुत ईजी लगेगा। और सबसे पहले आप इसी में कूद के चले आए हो तो आपको एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन क्या होता है और ये सिंप्लीफिकेशन कैसे हुआ, आप तड़पते रह जाओगे समझने के लिए। अगर कुछ नंबर पाना चाहते हो तो, काम चलाना चाहते हो ऐसे ही, तो भैया कुछ भी बात हो सकती है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन यानी एडमिनिस्ट्रेशन को एफिशिएंट बनाया गया और फ्यूडल सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया, पीजेंट्स को फ्री कर दिया गया। क्या कहते हैं इसको, जो कृषक दास हो जाते हैं है ना, तो वो सर्फ बन जाते हैं, तो सर्फडम को ख़त्म किया गया है और फ्यूडल को ख़त्म किया गया। मैनोरल ड्यूज़ भी ख़त्म कर दिए गए थे। देखिए बुक में तो काफ़ी कुछ लिखा गया है ना, यहाँ नहीं लिखा गया है। इसके अलावा जो है गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस, टाउन के जो रिफॉर्म्स थे वो थे गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस रिफॉर्म, वो हटा दिए गए। ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन सिस्टम को इम्प्रूव किया जिसकी वजह से मूवमेंट बढ़ गया है ना, गुड्स का सामान जा सकते थे, कैपिटल का मूवमेंट हो सकता था, लोगों का मूवमेंट हो सकता था। इससे इकोनॉमी इंप्रूव होती है और इकोनॉमिक नेशनलिज्म को बल मिलता है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि लोगों का रिएक्शन क्या था इस नेपोलियनिक रिफॉर्म का। तो भैया इसमें दो प्रकार के रिएक्शन पढ़ने। पहला रिएक्शन है कि जिन लोगों ने इसका वेलकम किया। तो पहला पॉइंट इसमें यह है कि जैसे पीजेंट्स हैं, आर्टिजन्स हैं, वर्कर्स हैं और जो न्यू बिजनेसमैन थे उन्होंने इसको वेलकम किया क्योंकि यहाँ पे गिल्ड रिस्ट्रिक्शन को हटाया गया था, तो भाई बिजनेस कम्युनिटी को फ़ायदा हुआ होगा। और उन्हें इसको न्यू फाउंड फ्रीडम, मतलब दे ब्रीदेड इट एज अ न्यू फाउंड फ्रीडम, जो कि मोनार्की उनको, मतलब मोनार्क तो नेपोलियन भी था लेकिन ये सब बंदिशें थी। नेपोलियन ने डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय किया लेकिन उसने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए, इस पर क्वेश्चन बनता है। सब कुछ आपको भाई देखिए वेबसाइट पे जाइए है ना, वहाँ पे, यहाँ पे तो हम सबको डिस्कस नहीं कर सकते ना। हाँ, एग्ज़ाम के समय के जो हमारे जो रिवीजन वाले जो वीडियोस होते हैं उनमें हम इन क्वेश्चंस को लेते हैं। इसके अलावा यूनिफॉर्म लॉज लागू किए गए, स्टैंडर्डाइज वेट्स एंड मेजर्स लागू किए गए थे, इन सब का वेलकम किया लोगों ने। किन किन लोगों ने, ये नहीं दिया गया यहाँ पे। कॉमन करेंसी लागू की गई, उसका वेलकम किया क्योंकि इससे क्या है ना, क्यों वेलकम किया, क्योंकि जो यूनिफॉर्म लॉज हैं लोगों को पसंद हैं। वेट्स एंड मेजर्स अलग अलग जगह नाप तोल के एक जैसी चीज़ें लगा दी गई। ऐसे इंडिया है तो इंडिया में भाई 1 किलो का वाट है तो पूरे देश में वाट वही चलता है, 2 किलो का वाट है तो पूरे देश में वही चलता है। लेकिन फ्रांस में क्या है, अलग अलग था सब कुछ सिस्टम, तो वो सब एक कर दिया गया। कॉमन करेंसी लागू कर दी गई, पूरे फ्रांस में एक ही जैसी करेंसी चलेगी, ऐसा नहीं कि अलग अलग पार्ट में अलग अलग करेंसी चलेगी। तो इससे क्या है ना कि लोगों को फ़ायदा हुआ और गुड्स एंड कैपिटल्स का मूवमेंट अच्छा हो गया, लोगों का भी मूवमेंट अच्छा हो गया क्योंकि ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन सर्विसेज इंप्रूव की गई थी। इसके अलावा लोग इसके, मतलब वो फ्रांस में जो आर्मी घुस आई थी और जो न्यू रिफॉर्म्स लागू किए गए थे, लोग कुछ उससे नाराज़ भी थे। तो क्वेश्चन ये बनता है कि हाउ डिड द पीपल बिकम हॉस्टाइल। तो उसके लिए पहला पॉइंट ये है कि देखिए शुरू में तो जो है उसका वेलकम हुआ, लोगों ने उन्हें हार्बिंजर्स ऑफ पीस समझा। मीन्स कि भैया ये जो है शांति लाने वाले दूत हैं, मतलब दे विल ब्रिंग पीस इन आवर पार्ट्स, इन आवर स्टेट, इन आवर कंट्री। तो दे वर वेलकम, जैसे मैंने पिछले के पॉइंट्स में देखा था। लेकिन क्या हुआ कि धीरे धीरे लोग हॉस्टाइल होना शुरू हो गए। कारण क्या था कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म से जो फ़ायदा उनको मिलने वाला था ना, उस पर कुछ चीज़ें भारी पड़ने लगी। यहाँ आपको ये ध्यान में रखना है कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हो रहे थे और जो पॉलिटिकल जो मतलब जो फ्रीडम थी, तो पॉलिटिकल फ्रीडम जो है ना, इट डिड नॉट गो हैंड इन हैंड विद एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स। तो प्रशासनिक सुधारों के साथ साथ जो पॉलिटिकल फ्रीडम थी वो खतरे में आ गई। पॉलिटिकल फ्रीडम उन्हें लगना जैसे हमारी पॉलिटिकल फ्रीडम कम हो रही है, इसलिए वो हॉस्टाइल हो गए थे। तो उसके लिए जो पॉइंट्स हैं वो पॉइंट ये हैं, वो है भाई टैक्सेशन जो है बढ़ा दिए गए, फोर्स्ड सेंसरशिप हो गई, मतलब सेंसरशिप उन पर लाद दी गई, जिसे कहते हैं पाबंदियाँ लाद दी गई। और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वाली बात है भैया। और इसके अलावा जो है कॉन्स्क्रिप्शन जो है फ्रेंच आर्मीज़ में होने लगा। कॉन्स्क्रिप्शन मतलब ये है कि ज़बरदस्ती सेना में लोगों को भर्ती किया गया, क्योंकि आर्मीज़ में भाई सोल्जर्स की आवश्यकता पड़ती थी। तो जो न्यू टेरिटरीज़ थी वहाँ जाके वहाँ के यूथ को कहा गया भाई हमारी सेना में भर्ती हो, फ्रेंच आर्मीज़, जिससे कि स्ट्रांग बनी रहें। तो हॉस्टिलिटी का यही कारण था कि देयर पॉलिटिकल फ्रीडम वाज इन डेंजर, द एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स एंड एफिशिएंट सिस्टम अडॉप्टेड बाय नेपोलियनिक रिफॉर्म्स डिड नॉट गो हैंड इन हैंड विद द पॉलिटिकल फ्रीडम। तो कुछ हमने देखा इम्पैक्ट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन और किस प्रकार से नेपोलियनिक रिफॉर्म्स हैं, कैसे एक्सपोर्ट किए गए, क्या रिएक्शन था, और इमेजेस भी दी गई हैं। यहाँ हम छोटा सा डिस्क्रिप्शन इमेज का आपको दे दे रहे हैं, किस प्रकार से जो है ट्री ऑफ लिबर्टी बनाया गया है। उस पर लोग तख्ती लगा रहे हैं कि भैया कोई बात नहीं, आप चले जाओ, छोड़ दो, हमें 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 हमारे हाल पे छोड़ दो,
है ना, हम तुमको लिबरेटर समझते थे, तुम हम ही को सता रहे हो। उसमें डिफरेंट चीज़ें आपको दिखाई गई हैं। इमेजेस का ट्यूटोरियल अलग से बनेगा, सारी इमेजेस एक ही वीडियो में हम देंगे, जिससे कि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत होने वाली ना हो, तो परेशान मत होइए। ट्यूटोरियल यहीं खत्म करते हैं, इसके थर्ड पार्ट में फिर मुलाकात होगी हमारी। चैप्टर एक्सप्लेनेशन आप जरूर देखते रहिए, और कोई प्रॉब्लम हो तो हमसे कॉन्टैक्ट करिए। ओके, बाय बाय, स्टडी वेल एंड टेक केयर।